ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जुई से होती है, जो कि हमारे मेल लीड सॉन्गयन को याद कर रही होती है। असल में हाई स्कूल टाइम पे दोनों डेट कर रहे थे एंड सॉन्गयन ने जुई से एक बहुत बड़ी बात छुपाया हुआ था कि वो कोई गरीब लड़का नहीं है बल्कि एक अमीर फैमिली का बेटा है। उस दिन हम देखते हैं कि जुई का बर्थडे होता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और सॉन्गयन ने डिसाइड किया होता है कि ग्रेजुएशन वाले दिन वो जुई को अपने सच के बारे में बता देगा जो वो उसे छुपा रहा था। पर फिर यहाँ जुई सोच रही होती है कि वो बस एक झूठा था और उसने सारे झूठे प्रॉमिस किया था। असल में सॉन्गयन के बताने से पहले जुई को उसके झूठ के बारे में पता लग गया था। उस दिन वो क्लब में उसे गिफ्ट देने के लिए गई थी और तभी उसने अपने बारे में सॉन्गयन और उसके फ्रेंड्स को बातें करते हुए सुनी थी। सॉन्गयन के फ्रेंड उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने उन लोगों से शर्त लगाया था कि वो स्कूल ब्यूटी को बिना पैसों से फंसा के दिखाएगा। तो 3 महीने तक वो एक गरीब लड़के बनने का प्रिटेंड कर रहा था और वो स्कूल ब्यूटी सच में उसे पसंद भी करने लग गई। तो सॉन्गयन का फ्रेंड उसे पूछ रहा होता है कि क्या तू भी उसे सच में पसंद करता है। तो इस पर वो जवाब देता है कि वो बस मुझे गरीब लड़का समझकर मेरे ऊपर पैसे खर्च करके इस चीज को इंटरेस्टिंग समझ रही है और बस मेरे साथ एंजॉय कर रही है, तो मैं भी उसके साथ वही कर रहा हूँ। जुई ये सुनकर शॉक होती है और यहाँ पर सॉन्गयन के फ्रेंड्स कहते हैं कि बिल्कुल सही, वो तुझे एक गरीब लड़का समझती है ना, देखना फिर एक दिन तू तो अपनी फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करने वाला है, तो उसे तो बाद में रिग्रेट होगा। फिर यहाँ पर सॉन्गयन की फ्रेंड आकर उसे ड्रिंक देती है और वो उसे थैंक्स बोलकर पीने लगता है। और सॉन्गयन की चाइल्डहुड फ्रेंड लिन को ये पता होता है कि जुई बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही है, तो वो उसे दिखा रही होती है। सॉन्गयन ने अपने फ्रेंड्स के सामने सिर्फ ये झूठ बोला होता है, पर उसे तो पता भी नहीं होता कि जुई ने अब उसे मिसअंडरस्टैंड कर चुकी है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं आखिर कितनी बड़ी फूल थी, वो बस मेरे लिए कुछ दिन अम्ब्रेला लेकर आया था और मेरे लिए वेट करता था, तो मैं उसे पसंद करने लग गई। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और जुई अपने 5 साल के बेटे शाओ के साथ होती है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि उसके बाद से उसने सॉन्गयन को दोबारा कभी नहीं देखी, पर उसका दिया हुआ गिफ्ट अभी भी उसके पास है और वो कोई और नहीं उसका बेटा है। फिर यहाँ पर जुई को उसका बॉस जीएन मिल जाता है जो कि उसका अच्छा फ्रेंड भी है। वो उसे कहने लगता है कि अभी हमें यहाँ पर एक बिजनेस पार्टनर से मिलना है। तो वो कहती है कि लेकिन अपने बेटे को भी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो। फिर वो अपनी एम्प्लॉय को बुलाकर उसे शाओ को संभालने के लिए दे देता है और शाओ को समझा देता है कि तुम्हारी मम्मी अभी मेरे साथ थोड़ा ज़रूरी काम के लिए चल रही है, तो तुम बस थोड़ा देर मम्मी का इंतज़ार कर लो। तो फिर शाओ मान जाता है और यहाँ पर जीएन जुई को यहाँ पर उस बिजनेस पार्टनर से मिलाने के लिए आ जाता है और बताता है कि ये बिजनेस डील अब उसके ऊपर ही डिपेंड है, उसे अच्छे से उसके साथ प्रोजेक्ट की बात करनी होगी ताकि ये डील फाइनल हो जाए। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रोंगजिंग ग्रुप कंपनी का सीईओ है जो कि बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पर जुई जब आकर उसे मिलती है तो वो उसे देखते ही शॉक रह जाती है कि वो कोई और नहीं सॉन्गयन है। और यहाँ पर दोनों ही फिर अपना पास्ट याद करने लगते हैं और जुई को सब याद आ रहा होता है कि कैसे उसने उसके साथ तुरंत ही ब्रेकअप कर ली थी और उसे छोड़कर चली गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर जीएन जुई से कहने लगता है कि तुम जल्दी से मिस्टर सॉन्गयन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करो और उन्हें वाइन सर्व करो। तो जुई फिर यहाँ पर उसे कहती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर वो उसे वाइन निकालने जा रही होती है। तो इस पर सॉन्गयन कहने लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हो। तो फिर जीएन तुरंत ही समझाता है कि ये मेरी कंपनी की इंपॉर्टेंट पिलर की तरह है जो कि मेरे लिए 4 साल से काम कर रही है और उससे ज़्यादा मुझे और मेरी कंपनी का कोई अच्छे से जानता ही नहीं है, तो ये आपको ठीक से एक्सप्लेन करेगी। इस बात पर जीएन तो यहाँ पर जुई को मिसअंडरस्टूड करता है कि वो 4 सालों से इसके पीछे लगी हुई है। तो वो कहने लगता है कि तुम ज़रूर कोई रिच पर्सन से शादी करने के लिए पीछे पड़ी होंगी। जुई फिर यहाँ से वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है और वो अपने आप को शांत करने लगती है कि मुझे इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमको इंसिडेंटली वर्क प्लेस पर मिले और ऐसा होता रहेगा। फिर जुई जब वॉशरूम से निकल कर वापस अंदर की तरफ जा रही होती है तब यहाँ पर सॉन्गयन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि वो जो जीएन है वो अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा है और तुमने ये रिच पर्सन ढूंढी हो शादी करने के लिए। वो बंदा कोई काम का नहीं है, उसे खाने पीने और गैम्बलिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़ने के बाद किसी अच्छे पर्सन को ढूंढोगी, पर तुम्हें यही गरीब फैमिली का नाजायज़ बेटा मिला था कि तुम उसके लिए 4 साल से उसकी कंपनी की पिलर बनी हुई थी। यहाँ पर जुई उसे चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ो। तो फिर वो उसका हाथ छोड़ता है और फिर भी उसके क्लोज आ रहा होता है। जुई उसे कहने लगती है कि मिस्टर सॉन्गयन तुम बहुत ही ड्रंक हो। तो फिर वो कहता है कि अब तुम मुझे मिस्टर कहकर बुला रही हो, क्या तुम भूल गई कि जब तुम मेरे साथ उस दिन बेड पर थी तो तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी। क्या हुआ ये जानने के बाद तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि जिस गरीब लड़के को तुमने डंप करी थी वो इतना अमीर निकला। हाँ, तुम्हारे लिए बात बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी ना। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा होता है, पर जुई अपना फेस साइड कर लेती है।
तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी लड़की के साथ मैं सेकंड बार खेलूंगा? बिल्कुल भी नहीं। और वो यहाँ से चला जाता है। जुई फिर रोने लग जाती है और वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड लिसा को कॉल करती है और उसे कह देती है कि वो यहाँ पर आकर उसके बेटे को पिक करके अपने साथ घर लेकर जाए। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने सही टाइम पर कॉल करी हो, मैं यहीं पर ही शॉपिंग पर आई थी। और फिर वो यहाँ से उसके बेटे शाओ को लेकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जुई अपने बॉस जीएन को लेकर यहाँ होटल से बाहर निकल रही होती है और वो काफ़ी ड्रंक होता है तो वो उसे कार में बैठाती है और फिर वो ड्राइव करते हुए उसके साथ कार से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सॉन्गियन अपनी कार में बैठकर उसे ही देख रहा होता है और उसे तो गुस्सा आ रही होती है। और रास्ते में फिर इन लोगों की कार एक कार से थोड़ा सा हिट हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि वो कार किसी और की नहीं बल्कि सॉन्गियन की होती है। फिर जुई काफ़ी लेट घर पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है तुम तो बस डॉक्यूमेंट डिलीवर करने गई थी, इतना लेट कैसे हो गया? तो जुई बताती है कि रास्ते में कार खराब हो गई थी। फिर वो देखती है कि उसका बेटा शाओ तो यहाँ पर सो रहा होता है। उसकी फ्रेंड लीसा बताने लगती है कि तुम्हें पता है कितने मुश्किल से वो सो पाया है, नहीं तो वो बार बार मॉम मॉम कह रहा था। जुई अपनी फ्रेंड लीसा को थैंक्स बोलती है और कहती है कि चलो अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। जुई फिर अपने बेटे के पास अपनी और सॉन्गियन की पुरानी फोटो देखती है जिससे फिर वो पुराने टाइम फिर से याद करने लगती है। उसे असल में सॉन्गियन की चाइल्डहुड फ्रेंड लिन ने ये सब समझाई हुई थी कि सॉन्गियन उसे पसंद नहीं करता है और वो बस उसके साथ खेल रहा है। तो उसने उसे ऑफर करी थी कि वो उसे छोड़कर चुपचाप से अब्रॉड चली जाए, यही उसके लिए अच्छा होगा। फिर जुई सॉन्गियन को याद करके रो रही होती है और दूसरी तरफ सॉन्गियन भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे मैसेज करके बताता है कि उसने जो जुई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मांगा था वो अब मिल गई है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सॉन्गियन को जिसने एक रूम में बहुत सारी जुई की पेंटिंग्स बना के रखा होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो बताओ। असिस्टेंट उसे सारी डिटेल्स बता रहा होता है कि 4 साल पहले ही वो उस मिस्टर जिन की असिस्टेंट बनी थी और उसके लिए इतना अच्छे से काम करती थी कि उसने उसकी काफ़ी हेल्प करी है कंपनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और उसका नाम बनाने में, जिस वजह से उन दोनों के बारे में बहुत सारी रूमर्स भी है कि सभी उन्हें कंपनी में हस्बैंड वाइफ की तरह समझते। सॉन्गियन को तो इस के साथ ही गुस्सा आ रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि लेकिन मिस्टर जिन के जो डैड है वो बिल्कुल भी उन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं है और वो हमेशा उनके अगेंस्ट ही रहते हैं और हमेशा उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से मिस जुई को वो नैंशन रिजॉर्ट वाला प्रोजेक्ट मिला था जिसके बारे में वो आपसे डील करने आई थी। अगर वो ये डील फाइनल नहीं कर पाएंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तो असिस्टेंट जो सजेस्ट कर रहा होता है कि अगर वो नहीं चाहता कि जुई उस मिस्टर जिन के लिए काम करे तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए साफ मना कर सकता है। तो यहाँ पर सॉन्गियन कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, उसे एक रिच फैमिली में शादी करने का गेम खेलना है ना, तो मैं उसे पूरा खेलने दूंगा और उसका भी साथ दूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे यहाँ पर जुई उठती है तो वो अपने बेटे शाओ को गुड मॉर्निंग कह रही होती है। इतने में फिर उसे कंपनी से कॉल आता है ये प्रोजेक्ट का प्लान प्रपोजल गायब है और अगर वो नहीं होगा तो आखिर प्रोजेक्ट पर वो लोग काम कैसे करेंगे। तो इसलिए वो लोग कह रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल क्योंकि उसने बनाई थी तो उसके पास तो हो गई ना, तो उसे जल्दी आना पड़ेगा, वही उनकी आखिरी उम्मीद है। तो जुई फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर सॉन्गियन की कंपनी पहुंच जाती है उसके साथ बिजनेस डील की बात करने के लिए। यहाँ पर उसे सॉन्गियन की असिस्टेंट बताने लगती है कि अभी वो मीटिंग में तो उसे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर जुई यहाँ सॉन्गियन के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है। ऐसे काफ़ी टाइम हो जाता है और उसे अपने बेटे शाओ के स्कूल से कॉल आती है कि आज शाओ की तबीयत ठीक नहीं है और उसे फीवर भी लग रहा है और खांसी भी आ रही है, तो आज वो उसे जल्दी स्कूल से पिक कर ले। तो जुई फिर जल्दी से यहाँ से निकल रही होती है और जैसे ही वो डोर खोलती है तो यहाँ पर सॉन्गियन से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तो वो उसे जल्दी से पकड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रही थी। और फिर जुई सॉन्गियन को अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल देने लगती है और कहती है कि इसे चेक कर लो और बता दो कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है तो वो हम लोग देख सकते हैं, मैं वो चेंज कर दूंगी। तो वो कहता है कि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इसे पढ़ते बैठूंगा, तो तुम खुद मुझे पढ़ के सुनाओ। तो जुई उसे कह रही होती है कि उसे थोड़ा भी ज़रूरी काम है तो उसे जल्दी जाना होगा। तो फिर वो कहता है कि लगता है तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए सीरियस हो ही नहीं। तो जुई तुरंत ही फिर उसे पढ़ के सुना रही होती है और यहाँ पर सॉन्गियन तो बस उसे देख कर अपना पास्ट याद कर रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जुई ने असल में सॉन्गियन को प्रपोज कर रही होती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम पार्टी में मुझे देख रहे थे और तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो क्योंकि तुम भी मुझे लाइक करते हो। और फिर ऐसे वो उसे किस कर लेती है, फिर दोनों डेट करने लग जाते हैं। और फिर एक दिन वही उसके साथ ब्रेकअप करती है ये कहकर कि वो एक गरीब लड़का है और वो उसके लायक का नहीं है और फिर वो उसे कांटेक्ट भी नहीं करती है। तो सॉन्गियन उसे सामने से कॉल करता है और वो कॉल पे भी उसे कह देती है कि वो उसे मिलना भी नहीं चाहती और फिर सॉन्गियन तो बस रोता रह जाता है, उसे तो पता भी नहीं लगता कि जुई कहाँ पर गई है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है। सॉन्गियन उसे मना करने लगता है कि उसे आगे और रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है कि इसका मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आप जी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट डील के लिए मान गए,
तो फिर वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी है उस जी फैमिली की फैमिली मेंबर बनने के लिए। तो जुई कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर वो उसके पास बढ़ने लगता है और कह रहा होता है कि वो जी फैमिली इतने भी अमीर नहीं है। आखिर उन्होंने जो अब तक इन्वेस्टमेंट करे उसमें कई सारा लॉस हुआ है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी चॉइस ठीक नहीं है। तो जुई उसे साफ मना कर देती है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तो इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। तभी सॉन्गियन उसे फोर्सली किस करने लग जाता है और जुई फिर उसे दूर ही नहीं कर पाती है। तो फिर सॉन्गियन कहने लगता है कि देखा तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो। वो उसे बताने लगता है कि वो जो जी फैमिली का नाजायज बेटा है जिसे तुमने चुनी हो, उसके डैड तो उसे अपनी फैमिली इनहेरिट करने के लिए देने वाले भी नहीं है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद गई। यहाँ पर फिर जुई को गुस्सा आती है और वो उसे थप्पड़ लगाकर चुप रहने बोलती है और फिर तुरंत ही अपने पर्स और डॉक्यूमेंट वगैरह उठाकर यहाँ से दरवाज़ा खोलकर चली जाती है। और तभी असिस्टेंट बाहर ही खड़ा होता है और वो अंदर आकर कहता है कि बॉस आप दोनों के बीच में फाइट हो गई। फिर यहाँ पर जुई को कंपनी से कॉल आती है कि बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है, तो उसे तुरंत ही मीटिंग के लिए आना पड़ेगा। तो फिर जुई कहती है कि लेकिन शाओ भी मेरे साथ है और उसे आज फीवर है। तो जीएन कहता है कि फिक्र मत करो, उसे तुम कंपनी लेकर आ जाओ, मैं उसके लिए कुछ स्नैक्स का इंतजाम करवाता हूँ। जैसे ही जुई शाओ को यहाँ कंपनी में लेकर आती है तो सारे एम्प्लॉयज उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये तो मिस्टर जिन की सेक्रेटरी है ना, ये किसी बच्चे को क्यों लेकर आई है। वो लोग बातें करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिस्टर जिन की सेक्रेटरी कम बल्कि उनके नाजायज़ बच्चे की मोम है। और वो लोग यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी कह रहे होते हैं, जो कि शाओ भी सुनने लगता है। तो वो कहता है कि मोम आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो जुई कहती है कि वो लोग इडियट्स हैं, तुम उनकी बातें मत सुनो और तुम यहाँ पे रेस्ट करो, ठीक है। मैं बस अपना मीटिंग रूम में अभी काम कंप्लीट करके आती हूँ, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगी और तुम यहीं पे रहना, अंदर मत आना। और फिर जुइया मीटिंग रूम में आ जाती है। तभी कंपनी के डायरेक्टर रुआनो से कहने लगती है कि तुम्हें तो आने की भी ज़रूरत नहीं थी, आफ्टर ऑल अब तुम रिज़ाइन जो करने वाली हो। तभी हम शाओ को देखते हैं जो कि दरवाजे पे कान लगाकर इन लोग की बातें सुनने की कोशिश करता है। यहाँ पर फिर जिन रुआन से कहने लगता है कि आखिर जुई ने कोई गलत चीज़ करी नहीं है तो मैं उसे कंपनी से क्यों निकालूंगा। तो डायरेक्टर रुआन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि इसने डील करी थी ना कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं ले पाएगी तो फिर ये खुद रिज़ाइन करेगी, तो अब ये अपनी बात से थोड़ी ना पलट सकती है, अब इसे तुरंत ही रिजाइन करना चाहिए। और अब कहीं ऐसी बात तो नहीं कि तुम इसके साथ मिलकर चीट करोगे। और रुआन कोई और नहीं बल्कि ये मिस्टर जिन की स्टेप सिस्टर है। वो यहाँ पर अपने डैड से कहने लगती है कि डैड अब आपके सामने ये जिन अपनी पावर का यूज़ तो नहीं कर सकता ना। तो फिर डैड इस बारे में जुई को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि अब वो क्या करने वाली है। तो फिर वो बताने लगती है कि उसे पूरा यकीन है कि रोंगजन ग्रुप उनके साथ ये प्रोजेक्ट ज़रूर फाइनल करेंगे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सॉन्गियन अपने असिस्टेंट के साथ कार से यहाँ पर निकल भी रहा होता है। फिर यहाँ पे रुआन कहने लगती है कि ऐसे कैसे हम तुम्हारी बात मान ले। तब यहाँ पर जिन कहता है कि मुझे पूरे यकीन है इसकी एबिलिटी के ऊपर। तो ये स्टेप सिस्टर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है ना, इसलिए तुम इसकी साइड ले रहे हो क्योंकि तुम दोनों का नाजायज़ बच्चा भी है और मुझे पता है वो। तब यहाँ पर जल्दी से शाओ अंदर आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि आप मेरी मम्मी को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती हो। तो रुआन चिल्लाती है कि अच्छा तो तुम अपने नाजायज बेटे को भी यहाँ कंपनी लेकर आ गई हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तो जुई ये चीज़ समझाने लगती है कि उसका और जिन का कोई भी ऐसा गलत रिलेशन नहीं है, बल्कि वो लोग तो बस बॉस और एम्प्लॉई है। और वो ये भी कह देती है कि मेरे बेटे का भी मिस्टर जिन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पर जिन की ये स्टेप सिस्टर रुआन मानने को तैयार नहीं होती और कहने लगती है कि तुम्हारे बोलने से काम नहीं चलेगा। आखिर तुम जब से इस कंपनी में आई हो तब से तुम्हें ये जिन कितना सपोर्ट करता है और तुम दोनों हमेशा साथ रहे हो, तो सभी को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है। तो जिन चिल्लाता है कि उसे ऐसी झूठी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। फिर यहाँ पर शाओ रुआन को जाकर मारने लगता है कि आप मेरी मम्मी के बारे में बुरी बुरी चीज़ें मत बोलो। तो वो इसका मुंह पकड़ती है और कहती है कि अब ये तुम्हारा बेटा है कि नहीं वो तो डीएनए टेस्ट करवाने के बाद पता ही लग जाएगा। और वो तुरंत ही गार्ड्स को बुलाती है कि इसका खून निकालो। तो शाओ फिर उसे बाइट कर लेता है और फिर ये गुस्से में उसे ढकेल देती है। सभी लोग डर जाते हैं कि शाओ गिरने वाला है, पर इतने में यहाँ पर सॉन्गियन आकर उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर शाओ को बेहोश होता हुआ देखकर जुई को गुस्सा आती है और वो सीधा रुआन को थप्पड़ लगाती है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। फिर सॉन्गियन को देखकर यहाँ पर मिस्टर जिन के डैड उससे अच्छे से बात करने लगते हैं कि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया होगा और उसे ये सब देखने को मिल गया। यहाँ पर जुई जल्दी से अपने बेटे शाओ को लेके जाने लगती है। तो रुआन गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि ये यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकती और वो कह देती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो पहले रिजाइन करना पड़ेगा। तो जुई रिजाइन कर देती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे अब इस कंपनी में रहना भी नहीं है। तो फिर स्टेप सिस्टर रुआन तो खुश हो जाती है कि अब तो जिन जो कि इस फैमिली का नाजायज बेटा है अब वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो वो जुई के सपोर्ट से सब कुछ कर पा रहा था, इसलिए वो उसे निकालना चाहती थी। फिर यहाँ पर जिन भी जैसी जुई के पीछे जाने को करता है तो उसके डैड उसे चिल्लाकर कह देते हैं कि अगर वो एक कदम भी यहाँ से निकालेगा ना तो फिर वो उसे अपने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं देंगे।
तो अपने डैड की धमकी की वजह से उसे रुकना पड़ता है और यहाँ पर ये देखकर सॉन्गियन को गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि जुई को यहाँ पर कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती है और वो बीच रास्ते में अपने बच्चे को लेकर ऐसी घूम रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्गियन अपनी कार लेकर आ जाता है और कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो फिर वो मान जाती है। दूसरी ओर रुआन और उसके डैड यहाँ पर सॉन्गियन के असिस्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन के लिए बोल रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मेरे बॉस का ऑर्डर था कि वो सिर्फ मिस जुई की वजह से ये आप लोगों की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए माने थे। तो ये सुनकर ये रुआन तो शॉक हो जाती है और कहती है कि वो तो अब हमारी कंपनी की एम्प्लॉय भी नहीं है और वो रिज़ाइन कर चुकी है। फिर असिस्टेंट भी मना कर देता है कि ठीक है, फिर आपके साथ मिस्टर सॉन्गियन की कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती और वो चला जाता है। तो फिर रुआन कह रही है कि डैड अब हम क्या करें। तो वो कहते हैं कि और क्या कर सकते हैं, जाओ जुई को वापस लेकर आओ। तो रुआन को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जुई यहाँ पर अपने बेटे शाओ को डॉक्टर से चेक करवाती है और पूछती है कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो फिर डॉक्टर तो उन दोनों को ही डांट रहा होता है कि आखिर वो लोग कैसे पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर जुई कहने जा रही होती है कि वो दोनों कपल नहीं है, पर इतने में सॉन्गियन तो डॉक्टर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए बोलता है और जुई सोचती है कि उसने मना क्यों नहीं करा। फिर यहाँ पर जुई अपने बेटे शाओ को सॉरी कह रही होती है कि उसकी वजह से वो इतना खतरे में पड़ गया और उसकी हालत ख़राब हो गई। तो फिर वो कहता है कि मॉम कोई बात नहीं, वैसे भी डैड मेरे साथ है तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो है। तो जुई फिर सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सॉन्गियन को पहचान चुका है कि वही उसका डैड है। तभी यहाँ पर शाओ तो फोटो देता है और कहता है कि जब तक डैड मेरे साथ है वो तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और वो तो हेवन से मुझे पर हमेशा नजर रख रहे होंगे ना। तो जुई कहती है कि मैंने तुम्हें बताई हूँ ना कि तुम्हारे डैड। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि वो बहुत बहुत दूर है, यानी कि वो मर चुके हैं ना, टीवी में तो यही बताया जाता है। तो जुई सोचती है कि मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू होने देना चाहिए। वैसे भी अभी सॉन्गियन को भी नहीं पता चला है कि ये उसका बेटा है, तो वो मुझसे शाओ को नहीं छीन सकता है। फिर इतने में नर्स जुई को कुछ साइन करने के लिए बुला रही होती है। तो जुई फिर अपने बेटे शाओ को रेस्ट करने का बोलकर बाहर चली जाती है। शाओ के बाजू में एक बच्ची भी लेटी होती है जो कि उससे बात करने लगती है। वो उससे कहने लगती है कि मरे हुए लोग हेवन में थोड़ी ना रहते, मुझे पता है कहाँ रहते। तो शाओ तो बस सोचता रह जाता है। जुई फिर अपना जाके साइन कर देती है और जैसे ही वो वापस आने लगती है तो यहाँ पर उसे सॉन्गियन मिल जाता है। वो उसे बताने लगता है कि उसने मेडिकल फीस ऑलरेडी भर दिया है और उसका पेमेंट उसने 5000 किया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ये पैसे रिटर्न कर दूंगी। तभी सॉन्गियन उसे कहने लग जाता है कि सच में तुम आखिर जीएन की असिस्टेंट हो, साथ ही तुम उसके नाजायज बच्चे को पालने में भी उसकी मदद कर रही हो और इतनी सारी बेइज्जती सह रही हो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हें उससे शादी जो करनी है और उसके अमीर फैमिली में जाना जो है। तो वो चिल्लाती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा रूड कैसे हो गए। सॉन्गियन कहने लगता है कि तुम्हारी चॉइस कितनी ख़राब है, मैं यही बता रहा हूँ। इतने में यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और पूछने लगता है कि वो जो बेड नंबर 33 पे जो बच्चा था, आप दोनों उसी के पेरेंट्स हो ना, आपका बच्चा गायब है। ये सुनते के साथ ही दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर जुई तुरंत ही शाओ को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और यहाँ पर सॉन्गियन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज पता लगाने के लिए बोलता है कि एक छोटा 5 साल का बच्चा गायब है, वो मिल जाना चाहिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ पर वो बच्ची उस लाश वाले रूम में लेके जा रही होती है कि यहीं पर ही तुम्हें तुम्हारे डैड मिल सकते हैं। पर ये लोग फिर यहाँ पर इस रूम में फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। और तभी इतने में सॉन्गियन यहाँ पर शाओ को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और ये बच्ची जैसी उसे देखती है तो उसे याद आता है कि शाओ ने उसे अपने डैड का फोटो दिखाया था और वो इसे फिर भूत समझने लगती है। शाओ तो यहाँ पर फिर बेहोश होने लगता है और वो दूसरी बच्ची उसे भूत समझकर डर के यहाँ से भाग लेती है और फिर सॉन्गियन यहाँ से शाओ को उठा के बाहर लेकर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जुई का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका होता है और वो बहुत ही अपसेट होती है। इतने में यहाँ पर सॉन्गियन आता है और कहता है कि शाओ मिल गया है। तो जुई तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो जल्दी से जाकर उसे हग करते हुए रोने लग जाती है और यहाँ पर सॉन्गियन तो शॉक रह जाता है। और फिर ये लोग यहाँ पर तीनों साथ में आगे चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सॉन्गियन की ग्रैंडमा यहाँ हॉस्पिटल में आई होती है और उनकी मेड यहाँ पर सॉन्गियन को जाते हुए देख लेती है और कहती है कि उनका ग्रैंडसन यहाँ पर एक लेडी और एक बच्चे के साथ गया है। तो ग्रैंडमा को यकीन नहीं होता कि सॉन्गियन यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो तो हमेशा काम में लगा रहता है और ऊपर से किसी लड़की और बच्चे के साथ, ये तो बहुत ही मुश्किल है। फिर इतने में इन लोगों को यहाँ पर वही फ़ोटो मिल जाती है जो कि शाओ के पास थी और ये फ़ोटो देखकर फिर ग्रैंडमा सोचती है कि ये वही लड़की है ना जिसे सॉन्गियन स्कूल टाइम में डेट कर रहा था। वो मेड बताती है कि ये उस बच्चे के हाथ से गिरी है फ़ोटो और उस पर पीछे कुछ शाओ ने लिखा भी होता है, डैडी वाला। तो ये पढ़कर फिर ग्रैंडमा को शक हो जाता है। यहाँ पर फिर जुई सॉन्गियन से कहने लगती है कि अब तुम जाओ, मैं भी फिर अपना थोड़ी देर बाद चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि तुम कैसे जाने वाली हो। वो कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। तो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम सच में मुझे अपने से इतना दूर करना चाहती हो।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस जिन से शादी कर लोगी और उसकी फैमिली तुम्हें अपनाने के लिए मान जाएंगे? तो सुई उसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मुझे पता है, तुम मुझे मेरा लेवल याद दिला रहे हो ना कि मैं ये सारे सपने ना देखूं। संगिन कहता है कि गलत, मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे भी तो चुन सकती हो, मेरे पास उससे ज्यादा पावर और पैसा है। तो जुई फिर कुछ नहीं कहती और तभी यहाँ हॉस्पिटल में जियन आया होता है और वो सोंगियन से कहने लगता है कि मेरी सेक्रेटरी की अब ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है, तो अब आपको उससे कोई भी बात करनी है तो अब वो कल करना काम के टाइम पर। और फिर सोंगियन तो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियन जुई को उसके घर तक छोड़ता है और वो अपनी बेटे शाओ को लेकर बाहर निकलती है और कहती है कि अब तुम भी जाओ। तभी वो भी जल्दी से बाहर आता है और पूछता है कि शाओ का डैड कोई और नहीं बल्कि वो सोंगियन है ना? तो जुई कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो जल्दी से जाने लगती है। तो जियन कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल उस सोंगियन की तरह ही दिखता है और वो सोंगियन अपने बेटे को इसलिए नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि वो अपने फेस को इतना अच्छे से देखता ही नहीं है, लेकिन कोई और अगर उसे देखेगा ना तो वो पक्का तुम्हारे बेटे को देखते के साथ ही पहचान लेगा कि वो उसका ही बेटा है। मुझे पता है कि तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप कोई ऑर्डिनरी नहीं है, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि क्या पता कभी वो अपने चेहरे को अच्छे से मिरर में देख ले तो वो ये जान जाएगा। जियन उसे ऑफर देने लगता है कि अगर वो सोंगियन तुम्हें परेशान करने आए तो मेरे पास एक सीक्रेट घर है जहाँ पर तुम रह सकती हो, वो जगह ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो ये चीज़ के लिए जुई तुरंत ही मना करती है कि वो उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहती है और ये चीज़ वो नहीं ले पाएगी। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी कार ख़राब हो चुकी है और कम से कम मैं एक कार तो तुम्हें दिला ही सकता हूँ ना, क्योंकि तुम मेरे लिए इतना सारा काम करती हो तो इतना तो तुम डिजर्व करती हो। जुई मान जाती है और उसे थैंक यू बोलकर फिर सीधा अपने घर चली जाती है। फिर यहाँ शाओ को रूम में लाते ही शाओ जाग जाता है और कहने लगता है कि मम्मी क्या अंकल जीन आपको लाइक करते हैं? निसंदेह के साथ ही जुई कहती है कि यानी तुम जाग कर सब सुन रहे थे? तो वो कहता है कि मैं बस अभी जागा था। जुई कहती है कि चलो तुम एकदम टाइम पर जागे हो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। जुई कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मुझे बिना बताए वार्ड से कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मॉम को कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो शाओ बता देता है कि उसे एक सिस्टर मिली थी जो कि उसे उसके डैड से मिलवाने के लिए गई थी और वो अपने डैड को ढूंढना चाहता था इसलिए चला गया था। तो फिर जुई उसे बताने लगती है कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे डैड मरे नहीं है बल्कि जिंदा है, लेकिन वो तुम्हारी मॉम को चाहते नहीं है और ना उनके साथ रहना चाहते, तो क्या तुम हमेशा मॉम के साथ रहोगे? तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोंगियन को जो कि जुई के घर के पास वाली एरिया में खड़ा होता है और उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि मिस जुई ऐसी जगह पे रहती है तो सच में इतने सालों में उन्होंने बहुत ही टफ टाइम से गुजरी होंगी, और अगर वो सच में मिस्टर जीन से शादी करने वाली है तो फिर आखिर कैसे मिस्टर जीन उनको इतने कंजूसी के साथ ऐसे घर में रख सकते हैं। सोंगियन ये सुनकर अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखता है तो वो चुप हो जाता है। फिर इतने में असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी ग्रैंडमा का कॉल आ रहा है। तो यहाँ पर सोंगियन तो तुरंत ही कॉल को कट कर देता है और ग्रैंडमा को फिर यहाँ गुस्सा आ रही होती है कि ये लड़का कितना बिगड़ा हुआ है। मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडसन की फिक्र हो रही है कि उसने बाहर कितना सफ़र किया है और ये है कि हमारे ग्रेट ग्रैंडसन को घर नहीं ला रहा। फिर नेक्स्ट डे सोंगियन अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए जुई की जगह जिनकी कंपनी की कोई और एम्प्लॉय आती है और बताती है कि जुई ने आज कंपनी से छुट्टी ली है इसलिए उसकी जगह उसे आना पड़ा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जुई अपनी फ्रेंड और अपने बेटे शाओ के साथ यहाँ कार खरीदने के लिए गई होती है और तभी वो याद करती है कि कल रात उसे उसके बेटे शाह ने बताया था कि उसने हॉस्पिटल में अपने डैड के बारे में सपना देखा, यानी जब सोंगियन उसे पिक करने गया था तो वो बेहोश हो रहा था इसलिए उसे लग रहा है कि वो सपना है। फिर यहाँ पर शाह को एक कार पसंद आती है और वो आवाज़ देने लगता है कि मम्मी जल्दी से यहाँ पर आओ, ये कार कितनी अच्छी है। जुई तो इसी बारे में सोच रही होती है कि अच्छा है शाओ ने उसे सपना ही समझा हुआ है, अगर मैं उसे सोंगियन को रियल में कभी देखने नहीं दूंगी तो फिर वो जल्दी उसे भूल भी जाएगा। हम देखते हैं कि सोंगियन भी यहीं पर ही बैठा होता है और जुई को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर इस कार शॉप का ओनर यानी कि सोंगियन का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि तुम तो इतने बड़े कंपनी के CEO और ऐसे कभी आते नहीं हो, तो आज यहाँ पर किस लिए आए हो? तो कहता है कि मैं बस ऐसे ही आया हूँ। तो कहता है कि ऐसे आए हो तो और ही मुझे ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। फिर इतने में दूसरा फ्रेंड भी आ जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुझे किसी ने डंप कर दिया है क्या? तो फिर पहला वाला फ्रेंड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब से स्कूल टाइम में उस स्कूल ब्यूटी ने इसे डंप कर दी थी जो कि पैसों की लालची थी, तो उसके बाद तो इसने कभी किसी लड़की को डेट ही नहीं किया। तो यहाँ पर सोंगियन को फिर गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से कोई बात किए बिना उठकर जाने लगता है। फिर शाओ को एक कार पसंद आ जाती है तो जुई फिर सोच लेती है कि वो इस कार को खरीदेगी। इतने में फिर यहाँ पर सोंगियन भी आ जाता है और शाओ की कैडबरी नीचे गिर जाती है तो वो उसे उठाने लगता है और जुई जानबूझ के विंडो के पास खड़ी हो जाती है ताकि वो फिर उसे देख ना ले।
और सोंगयन से कहने लगती है कि क्या तुम भी यहाँ पर कार खरीदने आए हो। फिर स्टाफ यहाँ पर सोंगयन को कार दिखा रही होती है, तो जुई मना करती है कि उसे इस कार में इंटरेस्ट नहीं है। वो कह देती है कि मेरा मतलब है कि ये कार मैंने ऑलरेडी अपने लिए खरीदने का सोच ली हूँ। तो जुई की फ्रेंड कहती है कि तुम एक बार और कार को अच्छे से चेक नहीं करोगी। तो जुई कहती है कि नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। स्टाफ खुश हो जाती है कि ठीक है, फिर मैं डॉक्यूमेंट रेडी करती हूँ साइन करने के लिए। और जुई बस यही सोच रही होती है कि वो कैसे भी करके यहाँ से सोंगयन को लेके जाना चाहती है ताकि वो शाओ को देख न ले। ये लोग जा ही रहे होते हैं और तभी शाओ अपनी चॉकलेट उठाकर कार से झाँक कहने लगता है कि आखिर मुझे मिल ही गई। तभी जुई वापस से विंडो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन लोग को देखने नहीं देती। और फिर शाओ इन लोगों से कुछ भी बात करने की कोशिश करता है, तो जुई उससे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाई हो कि स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करना है। तभी सोंगयन जुई से पूछता है कि क्या उस मिस्टर जीएन को अपने बेटे की बिल्कुल नहीं पड़ी है और तुमने क्या पूरा दिन इसकी बेबी सिटिंग करने का काम ले लियो क्या। तो शाओ भी जुई के साथ देते हुए कहने लगता है कि हाँ अंकल, मेरे डैड को मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है और सिर्फ आंटी ही मेरा ख्याल रखती है। और वह यहाँ पर अपनी मॉम को इशारा कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी मॉम का साथ जरूर दूंगा। और ये देखकर जुई की फ्रेंड काफी शौक होती है कि जुई के साथ उसका बच्चा भी मिलकर एक्टिंग कर रहा है। फिर जुई बड़ी खुश होती है और अपने बेटे को इशारा कर रही होती है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। और फिर वो जल्दी से उसे कार से निकालकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है और अपनी फ्रेंड को बता देती है कि वही असल में सोंगयन है। तो उसकी फ्रेंड फिर कुछ भी बोलने जाती है तो जुई उसका मुंह बंद करती है। इतने में यहाँ पर स्टाफ यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आती है और बताती है कि उस कार का प्राइस पूरा 1,68,000 है। तो ये सुनकर फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि इतना ज्यादा प्राइस, आखिर क्या तुम लोग हमें लूट रहे हो। तभी इतने में जुई नोटिस करती है कि शाओ कहाँ पर है। फिर ये दोनों घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर सोंगयन की कार के सामने आ जाता है। तो असिस्टेंट जल्दी से यहाँ पर कार रोकता है। फिर शाओ लिसा को मैसेज करके बता देता है कि आंटी, मैं वो भूत अंकल के साथ यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए आया हूँ, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा। यहाँ पर फिर सोंगयन पूछने लगता है कि तुम मुझे भूत अंकल क्यों बोल रहे हो और हाँ, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि मुझे आपसे मैन वाली बातें करनी है। शाह पूछता है कि आप ये बताओ कि आखिर आपके और जुई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। तो सोंगयन कहता है कि हम लोग फ्रेंड है। शाह पूछता है कि क्या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो सोंगयन बताता है कि वो हम पहले थे। तो इस पर शाह कहता है कि फिर आखिर आप लोग का ब्रेकअप कैसे हो गया, क्या आपने जुई को चीट करे और इसके बाद उन्होंने आपको डंप कर दी। सोंगयन इस पर कहता है कि तुम एक छोटे बच्चे होकर ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो। तो शाओ को गुस्सा आती है और वो कहता है कि आपके 10 पॉइंट माइनस। वो पूछता है कि ये बताओ कि क्या आपकी शादी हो गई है। तो सोंगयन इस पे नहीं कहता है। तो फिर शाओ कहता है कि फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो इस पर भी सोंगयन नहीं बोलता है। तो शाओ पूछता है कि फिर क्या आप जुई को पसंद करते हो, उनकी भी शादी नहीं हुई है। तो इस पर सोंगयन कुछ नहीं कहता और शाओ गुस्सा हो जाता है कि आपके फिर से 50 पॉइंट्स माइनस हो रहे हैं और आप पूरा ही एग्जाम फेल हो चुके हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और तभी यहाँ पर जुई उसे लेने आ जाती है। तो वो कहता है कि आंटी आप आ गई और फिर वो उसके साथ जाने लगता है और जुई सोंगयन को इशारों में बाय बोलकर चली जाती है। फिर सोंगयन शाओ के बारे में सोचने लग जाता है कि वो उसे बहुत ही जानी पहचानी वाली फीलिंग दे रहा है। फिर इतने में से असिस्टेंट की कॉल आती है और असिस्टेंट बता देता है कि असल में मिस जुई ने आज अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कार खरीदने का सोचा था, लेकिन वो शायद कार नहीं खरीदने वाली है क्योंकि उन्हें प्राइस ठीक नहीं लग रहा है। फिर यहाँ से जाते हुए जुई शाओ से बात करती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोली थी, उसके लिए सॉरी। तो फिर ये कहता है कि यानी मम्मी, वो भूत अंकल ही मेरे डैडी है ना। तो जुई इस पर हाँ कहती है और कहती है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताई नहीं थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं मम्मी, आप हो ना मेरे पास, तो आप ही मेरे लिए काफ़ी हो, मुझे डैडी की ज़रूरत नहीं। जुई को गिल्टी फील होने लगता है कि वो शाओ को उसके डैड से मिलने नहीं दे रही है, तो ये कितना गलत है। फिर इतने में इसे स्टाफ की कॉल आती है तो ये तुरंत ही फिर वापस वहाँ पहुँचती है और स्टाफ फिर उसे बताने लगती है कि उसने अपने बॉस से बात करी और बॉस ने इस कार का प्राइस कम कर दिया और आपको डिस्काउंट दिया है कि आपको 60,000 में ये कार मिल जाएगी। जुई की फ्रेंड मना करने लगती है कि ये बहुत महंगी है, हमें खरीदने की जरूरत नहीं। अभी सोंगयन का फ्रेंड अपनी स्टाफ को इशारा कर रहा होता है कि वो उसका प्राइस और कम करे। तो स्टाफ फिर काफ़ी शॉक होती है और इसका प्राइस फिर 20,000 बताती है। तो ये लोग तो खुश हो जाते हैं और जुई भी मान जाती है कि ठीक है। और यहाँ पर स्टाफ उसे सारी डिटेल वगैरह दे देती है कि ये कार्ड में कार ओनर का नंबर है, तो आप उन्हें बाद में कांटेक्ट कर लेना और फिर कार लेने आ जाना। और फिर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सोंगयन के फ्रेंड काफ़ी शौक होते हैं कि 6 लाख की कार 20,000 में बेच दिया। तो उन लोग को ये चीज़ बड़ी हंसी आ रही होती है और कहने लगते हैं कि क्या तुम जैसे डोमिनेटिंग सीईओ ऐसे ही होते हैं। दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि तुम फिर से इस बार गरीब बनने का प्रिटेंड तो नहीं कर रहे हो ना।
तो सॉन्गियन को गुस्सा आती है और वो कह देता है कि आखिर वो लोग हमेशा ऐसी नॉनसेंस बातें क्यों करते हैं, और गुस्से में चला जाता है। फिर सॉन्गियन जब अपने घर पे होता है तो उसे उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो कल उसे घर की पार्टी में आने के लिए कह रही होती है। तो सॉन्गियन मना कर रहा होता है कि ज़रूर वो फैमिली की तरफ से प्रिपेयर किया हुआ मेरे लिए ब्लाइंड डेट होगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो उसकी ग्रैंडमा चिल्लाती है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी रोमांटिक हिस्ट्री क्या रही है, लेकिन उसका मैरिटल स्टेटस उनकी फैमिली को बहुत ही इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए उसे आना पड़ेगा। तो फिर सॉन्गियन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़ुई यहाँ पर अपने बेटे शाओ को सुला चुकी होती है और तभी उसे मैसेज आता है उसी कार ओनर का कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर ले। तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर उसे पता भी नहीं होता कि वो कोई और नहीं बल्कि सॉन्गियन है। वो उसे कह देता है कि कल वो अपनी कार लेने के लिए इस होटल में पहुंच जाए। तो फिर जुई वहां पर अपनी फ्रेंड के साथ और शॉ के साथ पहुंच जाती है। यहाँ पर जो बंदा इन लोगों को अंदर लेकर आता है वो बताता है कि मैं जाता हूँ और कार ओनर से बात कर लेता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ पर वेट करो। हम देखते हैं कि ये तो सॉन्गियन की फैमिली की पार्टी होती है और यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, जिनमें से एक वो मिस्टर जिन की स्टेप सिस्टर रुआन भी आई होती है और उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे दिखाती है कि ये तो वही लड़की है ना जिसे तेरा स्टेप ब्रदर अपने साथ कंपनी में लेकर आया था। तो रुआन फिर यहाँ जुई को बातें सुनाने लगती है कि पहले तुम मेरे स्टेप ब्रदर के साथ कंपनी में भी आ गई और अब यहाँ पर इस मिस्टर सॉन्गियन की पार्टी में भी क्या कर रही हो। तो जुई को अब जाकर पता लगता है कि ये सॉन्गियन की फैमिली पार्टी है। रुआन और उसके फ्रेंड जुई का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो यहाँ पर ज़रूर अपने लिए नया शुगर डैडी ढूंढने आई होगी। तब यहाँ पर सारे लोग जुई को देखने लग जाते हैं और वो इसे रिपीट में जवाब देती है कि उसकी वजह से ही उसका इतना अच्छा हो गया कि उसे प्रमोशन मिल गया। तो रुआन को गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम बस वो जिन की डॉग हो समझी, जो उसके बच्चे को भी पाल रही हो और साथ ही उसके लिए सारा काम करती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे शादी करेगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम सपने देखना छोड़ ही दो, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। शाओ को गुस्सा आती है और वो रुआन को चिल्लाने लगता है कि आप मेरी मॉम के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। तो फिर वो उसे पुश करती है कि मैंने जो भी बोली हूँ वो सब सच ही है। फिर इतने में पार्टी में यहाँ पर सॉन्गियन पहुंच जाता है तो सारे लोग उसको देख रहे होते हैं और फिर सॉन्गियन पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जल्दी से रुआन की फ्रेंड यहाँ पर बताने लग जाती है कि इस पार्टी में सारे रिच लोगों को ही बुलाया गया है और ये लड़की बिना इन्विटेशन के साथ आई है। तो हमें पता लग गया कि ये एक गोल्ड डिगर है, इसलिए हम लोग बस उसे यहाँ पर निकालने का बोल रहे थे। तो जुई तुरंत ये चीज़ क्लियर करती है कि मैं यहाँ पर पार्टी में नहीं आई हूँ, बल्कि मैं इस होटल में किसी को ढूंढने आई थी। तो फिर ये फ्रेंड और ज़्यादा उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा झूठ बोलोगी और हम लोग बिलीव कर लेंगे? कोई क्या पार्टी में किसी को ढूंढने के लिए आता है? तुम्हें क्या हम लोग पागल दिख रहे हैं? क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने आई हो? तो बता दो हमें। यहाँ पर फिर रुआन उसे रोकने लगती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम मुझे चुप मत कराओ, आखिर तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम ये सब नहीं बोल पा रही हो, इसलिए तुम्हारे बदले में मैं बोल रही हूँ। वो और कहने लग जाती है कि बिना इन्विटेशन वाले लोगों को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। तो सॉन्गियन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जिसके पास इन्विटेशन नहीं है उसे तो ऑफकोर्स यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो सारे लोग फिर यहाँ पर बातें करने लगते हैं और तभी सॉन्गियन बताता है कि उसने तो जुई को इनविटेशन भेजा था, तो वो इनविटेशन लेकर आई है। और वो ये साफ कह देता है कि रुआन की फैमिली को तो उसने इनविटेशन भेजा ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर रुआन की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम्हारे पास सच में इनविटेशन नहीं है? तो फिर रुआन बहाने बनाती है कि मैं भी बस किसी को ढूंढने आई थी। तो जुई की फ्रेंड यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि तुम शेफ को ढूंढने आई हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड को? सॉन्गियन उसे कहता है कि जाओ बाहर जाकर याद करो कि किसे ढूंढने आई हो, और याद ना आए तो ताज़ी हवा ले लेना। तो रुआन फिर बहुत ही एम्बेरस होकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और शाओ तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इस बार डैडी ने कुछ अच्छा काम करे। फिर जुई यहाँ पर सॉन्गियन को थैंक्स करने लगती है और कहती है कि मैं अब यहाँ से बाहर जाती हूँ, मैं किसी को ढूंढने आई थी। इतने में वो बंदा वापस आता है और कहता है कि मिस जुई सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। फिर वो बताने लगता है कि ये मिस्टर सॉन्गियन है, आपकी कार के ओनर। और फिर वो लोग यहाँ पर जुई और उसकी फ्रेंड को कार दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। तो ये लोग तो शॉक होकर जाते हैं देखकर कि ये तो बहुत ही अच्छी वाली भारी कार है। जुई की फ्रेंड लिसा तो खुश होने लगती है कि वो 20,000 में इतनी अच्छी कार मिल रही है, फिर तो कितना अच्छा है। शाओ को भी ये कार पसंद आ रही होती है और फिर स्टाफ यहाँ पर उसे साइन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट देता है कि अब उसे ये खरीद लेनी चाहिए। जुई मना कर देती है कि 20,000 में इतनी भारी कार वो नहीं ले सकती है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और वो ऐसा फ्रॉड काम नहीं करना चाहती है। तो सॉन्गियन फिर उससे बात करने लगता है कि आखिर वो ऐसे क्यों मना कर रही है। तब यहाँ पर लिसा सॉन्गियन को देखने लगती है और मैच करती है कि ये बिल्कुल शाओ की तरह दिखता है, मैंने तो पहले ही नोटिस ही नहीं करी थी। वो समझ जाती है कि शाओ का डैड कोई और नहीं बल्कि सॉन्गियन है। वो सॉन्गियन से कह देती है कि उसका ये ऑफर काफ़ी अच्छा है, वो उसे थैंक्स करती है, लेकिन उसे रिजेक्ट करते हुए
यहाँ से लिसा और अपने बेटे शाओ को लेकर जाने लगती है। तभी सॉन्गियन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी कम प्राइस में ये कार बेच रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे ही अपना लॉस करवा रहूँगा? बिल्कुल नहीं, बिजनेसमैन कभी अपना लॉस नहीं करवाते। वो उसे ऑफर देता है कि वो उसे अपनी आज रात की पार्टी की डांस पार्टनर बनवाना चाहता है। तो जूही इस चीज़ के लिए मान जाती है और फिर यहाँ पर वेटर उसे ड्रेस ला कर दे देता है कि ये मिस्टर सॉन्गियन ने उसके लिए प्रिपेयर करे। फिर पार्टी में सॉन्गियन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट लिन भी आई होती है, जिसे यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि उसकी और सॉन्गियन की शादी होने वाली है। तो वो लोग तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, फिर वो तो खुश हो रही होती है। तब यहाँ पर जैसे ही सॉन्गियन पार्टी में आता है तो सारे उसे ही देखते रह जाते हैं। और फिर यहाँ पर जूही भी पहुँच जाती है। जब वो यहाँ पर एंट्री मारती है तो फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। और तभी यहाँ पर लिन सॉन्गियन से बात करने आती है, पर वो उसे ज़रा सी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और सीधे यहाँ पर जूही के पास आकर उसे डांस के लिए पूछता है। और फिर ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जिसे मिस्टर सॉन्गियन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर लिन को तो यहाँ बहुत गुस्सा आती है और सॉन्गियन और जूही दोनों आपस में साथ में डांस कर रहे होते हैं। जूही फिर उससे पूछ लेती है कि आज वो ब्लाइंड डेट पर आया है, यानी क्या उसकी शादी होने वाली है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरी शादी में बहुत इंटरेस्ट है। जूही कहती है कि यानी तुमने मुझे यहाँ पर अपनी शील्ड बनाने के लिए बुलाया था। तो वो कहता है कि हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो। फिर यहाँ पर सारे ही लोग उन लोग को देख रहे होते हैं तो जूही उससे बताती है। सॉन्गियन कहता है कि देख रहे हैं तो देखने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब देखकर रुआन को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो लिन को बताने लगती है कि ये लड़की वो है जिसे मेरे भाई ने अपने साथ कंपनी में भी लेकर आ गया था और अब ये यहाँ पर भी आ गई है। तो फिर लिन को तो गुस्सा आ रही होती है कि इससे मैंने पहले ही सॉन्गियन से दूर करी थी और ये वापस उसकी लाइफ में आ गई। तभी हम शाओ को देखते हैं जो कि लिसा के पास से भाग जाता है। तो फिर वो भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागती है और तभी रुआन ये देखकर शाओ के साथ कुछ करने के लिए निकलती है और हम देखते हैं कि शाओ भागते हुए ग्रैंडमा से टकरा जाता है और ग्रैंडमा तो उसे देखते ही अपनी मेट से पूछने लगती है कि ये बिल्कुल सॉन्गियन की तरह दिख रहा है ना, वो बचपन में बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। तो शाओ तो जल्दी से यहाँ से भाग लेता है और फिर ग्रैंडमा उसे ढूंढते रह जाती है और यहाँ पर वो छुप कर सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया, अगर ग्रैंडमा मुझे पकड़ लेती तो फिर तो मैं मम्मी के साथ नहीं रह पाता, इसलिए मैं बिल्कुल भी पकड़े नहीं जा सकता। तभी यहाँ पे रुआना से कहती है कि लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। फिर इतने में लिसा यहाँ जूही के पास आकर उसे बताती है कि शाओ कहीं गायब हो गया है। तो ये सुनकर फिर से लोग शॉक होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि रुआन ने शाओ को पकड़ के अपनी कार में ला के बैठाई होती है और वो उसका हाथ भी बांध देती है। तो वो चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दो मुझे, मैं अपनी मॉम को बता दूंगा। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है और वो तो अपने मज़े कर रही है और अब मैं भी देखती हूँ कि उसे कितना मज़ा चखने मिलेगा जब उसे पता लगेगा कि जब वो दूसरे मैन को सेड्यूस कर रही थी तभी उसका बेटा खो गया। फिर इतने में ये देख लेती है कि जूही और सॉन्गियन दोनों भागते हुए शाओ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो सोचती है कि इतनी जल्दी कैसे आ गए लोग। वो जल्दी से फिर यहाँ कार में बैठ जाती है और शाओ का मुंह भी बंद कर देती है ताकि वो कुछ आवाज़ न कर पाए। फिर इतने में सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो लोग भी शाओ को ढूंढने अलग अलग चले जाते हैं। जूही तो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो कहने लगती है कि हमने सब जगह ढूंढ ली और ये पार्किंग लॉट ही बचा है, इसके अलावा शाओ और कहाँ हो सकता है। तो सॉन्गियन उससे कंफर्ट कर रहा होता है कि वो फिक्र ना करे, ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी इतने में शाओ यहाँ पर रुआन के हाथ पर दांत से काटता है और फिर वो जल्दी से चिल्लाने लगता है कि मम्मी मैं यहीं पर हूँ। तभी जूही को फिर आवाज़ आ जाती है और वो सॉन्गियन और सारे गार्ड्स के साथ यहाँ कार के पास पहुँच जाती है और फिर वो जैसे ही कार का डोर खोलने की कोशिश करती है तो लॉक की वजह से खुल नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर सॉन्गियन सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि दरवाज़ा तोड़ दो। तो अंदर से रुआन चिल्ला रही होती है कि वो 2 मिलियन की कार है और इतना वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिर सॉन्गियन गार्ड्स को चिल्लाता है कि वो उन लोगों को इसका डबल पेमेंट कर देगा, तो उन लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग यहाँ पर दरवाज़ा तोड़कर खोल लेते हैं और जूही जल्दी से अपने बेटे शाओ को बाहर निकालती है और वो उसे हक करके रोने लग जाती है। यहाँ पर गार्ड्स फिर इस रुआन को पकड़ लेते हैं और फिर गार्ड्स पूछने लगते हैं कि क्या हम इस लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर जाए। तो वो चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे तुम लोग मुझे पुलिस के पास लेके जा सकते हो, आखिर ये बच्चा मेरे भाई का है और मैं इसकी आंटी हुई, तो क्या हो गया अगर मैं इसे अपने साथ लेके जा रही थी, तो मैंने इसे अकेला देखी तो इसलिए मैं इसे लेके जा रही थी। तो सॉन्गियन गुस्से में यहाँ पर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे पुलिस के पास लेकर जाओ। तो फिर गार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं और सॉन्गियन फिर जूही से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर जैसे ये लोग घर के पास आते हैं तो शाओ कह रहा होता है कि मॉम मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, तो वो उसे रब करने लगती है। तो सॉन्गियन यहाँ पर जूही से इस बारे में पूछता है कि तुम इसकी मॉम हो, तो फिर वो इस बार मान लेती है कि हाँ। तो सॉन्गियन चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी बड़ी पागल हो, तुमने उसके लिए बच्चा भी करी और उसके बच्चे को पाल भी दियो, और वो तो इतना बड़ा लूजर है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा और ना तुमसे शादी कर रहा है, आखिर ऐसे को तुम भी नहीं छोड़ रही हो।
तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जुई फिर यहाँ शाओ को कहती है कि तुम ऊपर घर में जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। तो शाओ फिर तुरंत ही चला जाता है और जुई सोंगियन को बताने लगती है कि जियन बस उसका बॉस है और उसने अब तक उसकी काफ़ी हेल्प किया है, तो इसलिए ही वो उसकी फैमिली और कंपनी के लिए काम करती है। और वो समझा देती है कि शाओ सिर्फ मेरा बेटा है और मुझे उसके लिए किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो जा रही होती है तो वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि जब तुम ट्रबल में थी तो आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, तुमने मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट करी। जुई फिर सोंगियन को बताती है कि ब्रेकअप के बाद जब वो बहुत ज़्यादा वीक थी तो उसने उसे वापस कांटेक्ट करने का सोची थी। सोंगियन पूछता है कि फिर आखिर उसने उसे ढूंढने क्यों नहीं आई। तो जुई फिर उसे कहती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि तुम इस शहर को छोड़कर कैसे गए थे। वो बताती है कि वो उसे ढूंढने आई थी पर उसने कुछ भी नामो निशाना उसके लिए छोड़कर गया ही नहीं था कि वो उसे कांटेक्ट कर पाए। उसने अपना नंबर भी चेंज कर चुका था, अपनी जगह भी, इसलिए वो चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाई। तो सोंगिन कहता है कि मुझे नहीं पता था। जुई फिर रोते हुए उसे कहती है कि अच्छी बात है, तुम्हें कुछ नहीं पता था। और फिर वो उसका कोट उसे रिटर्न कर देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर सोंगिन यहाँ गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उसकी सारी निशानी क्यों मिटा दिया था। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम भूल चुके हो, तुम उस दिन ड्रंक थे और ये तुमने खुद अपने मुंह से बोला था। फिर सोंगियन याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन सोंगियन बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और उसके फ्रेंड्स उसे कंफर्ट करने में लगे होते हैं कि कोई लड़की उसे डंप करके चली गई है, तो इसलिए उसे अपने आप को ऐसे अपसेट करने की क्या ज़रूरत है। वो लोग कहते हैं कि तू उसे वापस से पा ही लेगा। तो सोंगियन मना करता है कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी है और वो वापस नहीं आने वाली। तो सोंगियन के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो तो आखिर इतना अमीर है, इतना हैंडसम है, तो उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर सोंगियन बस जुई को याद करके रो रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सोंगियन का फ्रेंड उसे बताता है कि उन लोगों ने उसके लिए ये सब करे थे ताकि वो आराम से जी सके और वो लड़की उसे वापस से परेशान करने ना आए। तो सोंगियन कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, अगर वो मुझे परेशान करने आती, मेरे साथ हिसाब बराबर करने आती तो करने देते, तुम लोगों को बीच में नहीं घुसना चाहिए था। और वो उसे चिल्लाते हुए ऐसे कॉल कट कर देता है। और फिर यहाँ पर हम जुई को देखते हैं जो कि अपने बेटे शाओ को सोते हुए देख रही होती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे जब उसका और सोंगियन का ब्रेकअप हो गया था उसके बाद उसे पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जुई ने उसे हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी पर वो बिल्कुल भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी और जो उसका घर था वहाँ से भी सोंगियन जा चुका था। फिर इसके बाद जुई को अकेले अपना सब कुछ संभालने के लिए जॉब की भी ज़रूरत थी, तो उसे जॉब भी कोई नहीं दे रहा था पर उस टाइम पर जियन ने उसकी हेल्प किया था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और सोंगियन यहाँ पर जुई को बार बार कॉल लगा रहा होता है, तो फिर वो उसका कॉल रिसीव करके यहाँ बालकनी में उसे देखते हुए कॉल पे बात करती है। सोंगियन उसे कहता है कि हम दोनों वापस साथ हो जाते हैं। तो वो कहती है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम बस मेरे साथ इंजॉयमेंट के लिए हो और इसलिए मेरे साथ खेल रहे हो। तो फिर सोंगियन को याद आ जाता है कि उसने सच में अपने फ्रेंड्स लोग से ऐसा बोला था। वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पर वो बस अपने फ्रेंड्स के सामने एडमिट नहीं कर रहा था। जुई कहती है कि वैसे भी अब मेरे लिए पास्ट कोई मैटर नहीं करता है और अब मैटर ये करता है कि मेरे पास मेरा बच्चा है और हम दोनों को अपने अलग रास्ते चले जाना चाहिए। तुमने मुझे तो कह दिया कि हम दोनों साथ हो जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे का क्या, उसे तुम आखिर कौन से माइंडसेट के साथ अपनाने वाले हो। तो यहाँ पर फिर सोंगियन कहने लगता है कि लेकिन क्लियरली तुम मुझे लाइक करती हो। तो जुई फिर उसका कॉल कट कर देती है और उसे बिना कोई जवाब दिए हुए चली जाती है। फिर सोंगियन यहीं पर ही बैठकर स्मोक करते हुए बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और फिर जुई वापस आती है और उसे ऐसे देखकर फिर वो अपना वापस चली जाती है। फिर सुबह होते ही यहाँ पर शाओ जल्दी से उठ जाता है और कहने लगता है कि अब वो ठीक हो चुका है और बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। वो कहने लगता है कि मॉम हमें वो 20,000 अब वापस लाना होगा, हमें कार की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें डैड को सबक सिखाना होगा और वो पैसे वापस लेना होगा। तो जुई कहती है कि ठीक है, हम अपना लॉस नहीं होने देंगे। फिर इसके बाद जुई अपने बेटे के साथ जब घर से बाहर निकलती है तो सोंगियन को देखकर वो पूछती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं सब भूल नहीं पा रहा हूँ। जुई कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहता है कि हम सच में वापस साथ हो जाते। तो जुई इसका जवाब नहीं दे पा रही होती है। इतने में जुई को फिर उसकी कंपनी से कलीग का कॉल आता है और वो बताती है कि चैटमैन को उससे कुछ काम है तो उसे अभी कंपनी आना पड़ेगा। तो जुई फिर शाओ से कहने लगती है कि अभी मम्मी को कंपनी में ज़रूरी काम है, तो क्या तुम थोड़े टाइम के लिए जियन अंकल के घर पे जाओगे। तो शाओ फिर सोंगियन की तरफ देखकर इशारा कर रहा होता है और सोंगियन जुई से पूछने लगता है कि तुम आखिर शाओ को उस जियन के घर पे क्यों भेज दियो। तो फिर जुई बताती है कि क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है और वो अकेले घर पे नहीं रह पाएगा तो उसे किसी के साथ की ज़रूरत है। तो सोंगियन कहता है कि तुम इसे मेरे पास भी रहने के लिए दे सकती हो। जुई कहती है कि लेकिन तुम्हें भी तो काम पर जाना है ना, और वैसे भी शाओ तुम्हें ज़्यादा पहचानता भी नहीं है,
तो तुरंत ही फिर शाओ कहने लगता है कि मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भूत अंकल को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं उनके साथ चला जाऊंगा। जुई फिर सोचने लग जाती है कि क्या वो और सॉन्गियन सच में साथ हो सकते हैं और वो कोई सपना नहीं देख रही है। जुई फिर यहाँ जिन की कंपनी में पहुंचती है जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ उसे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वो उसके बारे में कुछ फिपके से बातें भी कर रहे होते हैं और जुई समझ नहीं पा रही होती है। हम देखते हैं कि जिनके डैड यहाँ पर उस ऑफिस में पूछ रहे होते हैं कि उसके और उसके असिस्टेंट जुई के बीच में चल क्या रहा है और जो बच्चा जुई का है क्या वो उसी का है। तो जिन कहता है कि नहीं डैड वो मेरा नहीं है लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर जिन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो सॉन्गियन और जुई के बीच का रिलेशन मुझे कोई सिंपल नहीं लगता है और हम लोग कोई मिस्टर सॉन्गियन से पंगा नहीं ले सकते। तो जिन कह रहा होता है कि डैड आखिर वो सॉन्गियन की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, तो आखिर मैं जुई को क्यों नहीं अपना सकता। तो फिर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगते हैं कि पहली बात तो ये कि वो एक बच्चे वाली औरत है और ऊपर से वो सॉन्गियन उसे पसंद करने लग गया है, तो उसका तो दूर की बात है, मैं ऐसे भी ऐसी लड़की को अपने घर नहीं लाने दूंगा। जुई नॉक करती है तो फिर उसे वो लोग अंदर आने बोल देते हैं और यहाँ पर फिर चेयरमैन उसे काम देने लगते हैं कि उसे वो प्रोजेक्ट का लीडर बना रहे हैं, तो उसे फिर प्रोजेक्ट की डील करने जाना है। जुई फिर मान जाती है और हम देखते हैं कि सॉन्गियन यहाँ शाओ को लेकर अपनी कंपनी में गया होता है। सारे एम्प्लॉयज उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि बॉस ने आज किस बच्चे को अपने साथ कंपनी में लेकर आया, क्या ये बच्चा उनका ही होगा क्योंकि ये बिल्कुल उनकी तरह ही दिख रहा है। फिर इतने में एक स्टाफ यहाँ पर तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल करती है और पूछती है कि आपने मुझे कहा था ना कि मिस्टर सॉन्गियन की ग्रैंड माँ किसी बच्चे को ढूंढ रही है जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता है, तो वो मुझे दिख गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्गियन ने शाओ को अपने ऑफिस में लेकर आया होता है और यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे खिलौने और स्नैक्स वगैरह का इंतजाम किया होता है और अपनी एम्प्लॉय को उसके लिए केयर करने को लगा दिया होता है और कहता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम आंटी को बता सकते हो। तो फिर शाओ कहने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप मेरे साथ यहाँ पे नहीं रहोगे। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर सॉन्गियन को कुछ बताने के लिए आता है, तो सॉन्गियन कहता है कि बस थोड़ा वेट करो मैं काम कंप्लीट करके आता हूँ। और फिर यहाँ पर असिस्टेंट सॉन्गियन को सारी डिटेल वगैरह दे रहा होता है कि कोई तो है जो इंटरनेट पर मिस जुई के बारे में रूमर्स फैला रहा है और साथ ही उनके और मिस्टर जिन के अफेयर के बारे में झूठे स्कैंडल को फैला रहा है। तो सॉन्गियन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रही होती है कि लोग अब जुई के बारे में क्या क्या कह रहे हैं कि वो एक गोल्ड डिगर है, तो इससे गुस्सा आती है और वो डिसाइड करता है कि जो भी है ये मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम देखते हैं कि इसके पीछे लिन का हाथ होता है और उसे यहाँ पर उस मार्केटिंग कंपनी का बंदा कॉल करके कहने लगता है कि उसने जैसा जुई के बारे में पोस्ट डालने बोली थी उसने सब डाल दिया, लेकिन रॉन्गसन ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर सॉन्गियन ने सब डिलीट करवा दिए और ऊपर से वो उसके बारे में पता लगा रहा है। इसलिए ये बंदा कह देता है कि अगर मैं फंसा ना तो तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो लिन फिर गुस्से में होती है कि जुई मैं तुमसे सॉन्गियन को छीन के रहूँगी जैसे मैंने कुछ साल पहले भी करी थी वैसे ही। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा यहाँ पर शाओ को ढूंढते हुए सॉन्गियन के ऑफिस में पहुंच जाती है, पर यहाँ पर शाओ होता नहीं है और जो एम्प्लॉय उसका ख्याल रख रही थी वो बताती है कि मिस्टर सॉन्गियन उसे लेकर गए। अब यहाँ पे ग्रैंडमा को वो जूस मिल जाता है जो कि शाओ पी रहा था, तो फिर वो बड़ी खुश हो जाती है और ये स्ट्रॉ को सैंपल के तौर पे दे देती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर सॉन्गियन ने शाओ को बाहर खाने पीने के लिए लेकर आया होता है, तो शाओ से पूछने लगता है कि क्या वो ये सब नहीं खाएगा, तो सॉन्गियन मना करता है कि मैं जंक फूड नहीं खाता। तो फिर शाओ कहने लगता है कि सॉन्गियन अंकल आप ऐसा इसलिए कर रहे ना क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जंक फूड खाऊँ या कुछ भी। सॉन्गियन फिर गुस्सा हो रहा होता है और यहाँ पर शाओ काफ़ी ड्रामे करते हुए कहने लगता है कि सच में स्टेप फादर का आखिर रियल फादर की तरह थोड़ी ना बन सकते हैं, आप तो मेरी मम्मी के सामने कुछ और ही रूप दिखाते हो और मेरे सामने कुछ और ही। मैं सच में कितना बेचारा बच्चा हूँ, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। तो यहाँ पर फिर सॉन्गियन उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल भी आप मुझे ऐसी यही सब खिलाने के लिए लेकर आओ, और हाँ आप मम्मी को बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो सॉन्गियन कहता है कि तुम इतने छोटे होकर मुझे धमकी दे रहे हो, तो फिर वो इसे और चिढ़ा रहा होता है। इसके बाद फिर सॉन्गियन शाओ को लेकर अपने घर पे आ जाता है और यहाँ पर मेट्स वगैरह भी शौक होती है कि सॉन्गियन ने पहली बार किसी बच्चे को साथ लाया। फिर शाओ यहाँ पर जुई को कॉल लगा कर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि मम्मी मैं बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था आज, और अंकल और मैंने साथ में डिनर कर चुके हैं और मैंने तो इतना अच्छे से खाना खाया कि अंकल भी मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ। तो जुई फिर खुश होने लगती है और सॉन्गियन तो बस फिर शाओ को देखता रह जाता है कि वो कितना ड्रामेबाज है।
शाओ जुई से कॉल पर कह रहा होता है कि मम्मी आप मुझे जल्दी पिक करने आना, मैं बहुत आपको मिस कर रहा हूँ। और फिर वो कॉल कट करता है। यहाँ पर फिर सॉन्गिन से कहने लगता है कि तुम्हारी मम्मी को क्या पता है कि तुम्हारे भी दो चेहरे। शाओ कहता है कि आपको नहीं पता कि किसी का दिल कैसे जीते, नहीं तो फिर आप मम्मी का दिल जीतने में फेल थोड़ी ना होते। फिर शाओ कहने लगता है कि अब मुझे शावर लेना है और अब आपको ही मुझे शावर लेने में हेल्प करवाना होगा। तो फिर सॉन्गिन को ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर शावर दिलाना पड़ता है। फिर जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो शाओ तुरंत यहाँ पर जुई से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और फिर वो सॉन्गिन को भी दिखा देता है कि मम्मी देखो अंकल ने भी नहा लिए। जुई सॉन्गिन को थैंक्स करने लग जाती है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रख रहा है। तो फिर वो कहता है कि तुम कब आओगी। जुई कहती है कि बस थोड़ा काम बचा है वो ही कंप्लीट करके आऊँगी। और इतने में फिर एक बंदा उसे आवाज़ दे रहा होता है। तो सॉन्गिन को पता लग जाता है कि वो कौन सा क्लाइंट है और जुई वहाँ पर उन लोगों के साथ ड्रिंक करने गई होती है जीएन के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट डील डिस्कस करने के लिए। पर यहाँ पर जीएन तो ऑलरेडी ड्रंक हो गया होता है और ये सारे मैन ऑलरेडी ड्रंक हो चुके होते हैं और जुई को यहाँ पर हैरेस करने की कोशिश करते हैं। पर इसी टाइम पर यहाँ पर सॉन्गिन और शाओ दोनों ही पहुंच जाते हैं और सॉन्गिन इन सभी से फाइट करके जुई को बचा लेता है। और फिर यहाँ पर सॉन्गिन को चोट भी लग गई होती है पर वो जुई से कहता है कि तुम डरो मत, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो फिर वो उसे अपना हाथ देती है और फिर लोग यहीं होटल में ही रुकने का डिसाइड करते हैं और सारे यहाँ पर होटल में रूम लेने आते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सिर्फ 2 ही रूम बचे हुए हैं। तो ये लोग मान जाते हैं लेने के लिए। फिर जुई सॉन्गिन की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और वो उसे जीएन की बुराई कर रहा होता है कि वो कैसा बॉस है जब अपनी एम्प्लॉय को ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा। तो फिर जुई कह रही होती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके डैड ने ये पार्टी अरेंज करे थे और उसे तो पता भी नहीं था। तो फिर यहाँ पर सॉन्गिन कह रहा होता है कि आज अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें पता है आज क्या हो सकता था। तो वो कहती है कि ये पहली बार थोड़ी ना है, मैंने इससे पहले भी ये सारी चीज़ें फेस करी हूँ अकेली। तो फिर वो तुरंत ही हक करता है और कहने लगता है कि सॉरी, मेरा ऐसा मीन बनने का कोई मतलब नहीं था, मैं बस बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं उससे जेलस भी था कि वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ था और तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं शुरू से ही उसे लेकर बहुत ज़्यादा ही जेलस हूँ। सॉन्गिन यहाँ पर जुई को मनाने लगता है कि प्लीज़ तुम अब मुझे चूज़ कर लो और फिर वो उसे किस करने चाहता है तो जुई भी उसे किस करती है। और तभी इतने में शाओ फिर उठ जाता है और कहने लगता है कि मम्मी मुझे और सोना है। तो जुई जल्दी से सॉन्गिन को दूर करती है और वो शाओ को सुलाने के लिए जाती है। फिर इतने में यहाँ पे रूम में सॉन्गिन भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस मना के रहूँगा और अब हम तीनों फैमिली है तो हम लोग साथ में ही रहेंगे। और वो भी सोने के लिए यहीं पर लेट जाता है। पर तभी इतने में जीएन बाहर से आवाज़ दे रहा होता है कि मुझे भी कोई अंदर ले लो। तो जुई फिर यहाँ सॉन्गिन को भी रूम से बाहर निकाल देती है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ यहाँ घर पे होती है और उनसे मिलने के लिए लिन और उसकी मॉम आए होते हैं शादी के बारे में बात करने के लिए। तभी इतने में ग्रैंड माँ तो इन लोग की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और फिर इतने में डॉक्टर का कॉल आता है कि डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ गए और उसने घर भेज दिए। तो यहाँ पर फिर ग्रैंड माँ को देखने मिलता है कि डीएनए टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से शाओ सच में उनका ग्रेट ग्रैंडसन है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही खुश जाती है और लिन और उसकी मॉम को साफ रिजेक्ट कर देती है कि वो लिन की शादी अपने ग्रैंडसन के साथ नहीं करवाएंगी। तो लिन की मॉम को गुस्सा आता है और वो मुंह बनाकर चली जाती है। फिर ग्रैंडमा बहुत खुश होने लगती है अपने ग्रेट ग्रैंडसन से मिलने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ स्कूल छोड़ने के लिए जीएन और सॉन्गिन दोनों ही जिद कर रहे होते हैं। सॉन्गिन कह रहा होता है कि कल तुम बहुत ही ड्रंक थे इसलिए तुम ड्राइव करने लायक बिल्कुल नहीं हो। तब यहाँ पर शाओ मना कर देता है कि आप लोग झगड़ना बंद करो, मैं आप दोनों के साथ ही स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा उनकी कार में बैठ के। और वो कार कोई और नहीं बल्कि स्कूटी होती है जिसमें यहाँ पर शाओ के साथ बैठ कर चला जाता है और इन लोग को बाय बाय भी कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में तो फाइट होने लग जाती है। जीएन तो यहाँ पर सॉन्गिन को समझा रहा होता है कि जुई जब उसे बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी तब वो कहाँ पर था, तब तो वो पूरा गायब था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सॉन्गिन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जीएन कहता है कि तुम आखिर जुई को छोड़ क्यों नहीं देते, वो तुम्हारे बिना ही खुश रहेगी। तो सॉन्गिन मानने को रेडी नहीं होता और वो जीएन से कहने लग जाता है कि तुम्हारा और जुई का शाओ है तो क्या हुआ, मैं फिर भी जुई को नहीं खोने वाला हूँ, मैं उससे पाके रहूँगा। ऐसा बोलकर सॉन्गिन यहाँ से चला जाता है और जीएन को हंसी आने लगती है कि इसे तो पता ही नहीं है कि शाओ मेरा नहीं बल्कि उसका बेटा है और वो कुछ और ही सोच रहा है। तो ठीक है फिर अब मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। और फिर ग्रैंड माँ शाओ से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर फिर वो जुई के सामने बीमार होने का प्रिटेंड करती है
तो फिर जुई उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और वो जब मेडिसिन लाने गई होती है तो ग्रैंड माँ यहाँ पर शाओ से बात कर रही होती है और शाओ से बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शाओ बता रहा होता है कि बचपन से उसके डैडी उसके साथ नहीं थे और अब उसे भी कोई पड़ी नहीं है कि उसके डैडी ना हो। तभी फिर यहाँ पर जुई ग्रैंड माँ के लिए मेडिसिन लेकर आ जाती है और कहती है कि आप इसे टाइम पर लगाने ला, फिर आपके पैर ठीक हो जाएंगे। वो फिर शाओ को लेकर चली जाती है और ग्रैंड माँ खुश होती है कि सॉन्गियन की पसंद अच्छी है, ये लड़की तो बहुत अच्छी थी। ग्रैंड माँ सोच लेती है कि वो इसे चेरिश करना नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं ही अब इन दोनों को एक करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जुई को कंपनी में जीएन प्रपोज कर देता है तो सारे कंपनी के एम्प्लॉयज इन लोग को चीयर करने लग जाते हैं कि वो दोनों साथ हो जाए, पर यहाँ पर जुई जीएन को मना करती है और इतने में फिर यहाँ पर सॉन्गियन भी आ जाता है और वो जीएन को जुई से दूर करता है। फिर दोनों एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं। फिर यहाँ से सॉन्गियन जुई को अपने साथ घर लेके जाता है और फिर वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रही होती है। सॉन्गियन फिर यहाँ से अपना शावर लेने जाता है और जब वो वापस आता है तो वो जुई को फिर यहाँ किस करने लगता है और इसके साथ सब कुछ सॉल्व कर लेता है। फाइनली वो उससे अपनी पुरानी सारी हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है कि उसे उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए था और ना वो सारी हरकत करनी चाहिए थी जो उसने पुराने टाइम में किया, और वो उस सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोलता है। तभी जब यहाँ दोनों किस कर रहे होते हैं तो एक रिपोर्टर चुपके से इन लोग की फ़ोटो ले रहा होता है और इसे लिन ने ऑर्डर दी होती है। लिन एक पार्टी रखती है जहाँ पर वो रिपोर्टर्स को बुला लेती है और वो सारे यहाँ पर जुई से सवाल करने पहुँच जाते हैं कि उसके और मिस्टर सॉन्गियन के बीच में क्या रिश्ता है। तो जुई तो कुछ नहीं कह पाती है और तब यहाँ पर सॉन्गियन आ जाता है और वो बताता है कि वो उसकी फियांसी है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर लिन जुई के बारे में सब लोगों को बताने लगती है कि उसका पहले से बच्चा भी है और उसका इमेज अच्छा नहीं है और ऐसी लड़की को वो लोग कैसे अपनी डॉटर इन लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पर सॉन्गियन की मॉम को गुस्सा आता है और वो सीधा ऐसे थप्पड़ लगाती है कि वो कितनी बेकार लड़की है। जुई फिर अपने बेटे शाओ को सामने लाती है और कहती है कि हाँ ये बात सच है कि मेरा पहले से बच्चा है। तो यहाँ पर फिर सॉन्गियन की मॉम उसे देखती ही पहचानती है कि ये बिल्कुल सॉन्गियन की तरह कैसे दिख रहा है। तो ग्रैंडमा सभी को बताने लगती है कि क्योंकि ये सॉन्गियन का ही बच्चा है और ये और जुई दोनों कॉलेज में एक दूसरे के फर्स्ट लव थे और तभी से एक दूसरे को डेट करे थे। तो जुई काफ़ी शॉक होती है कि सॉन्गियन को पता चल गया ऑलरेडी कि शाओ उसका ही बेटा था। सॉन्गियन के मॉम डैड तो जुई को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे तुरंत ही अपना लेते हैं और ग्रैंडमा फिर जुई को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाते हुए उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी और गिफ्ट वगैरह दे रही होती है। तो सॉन्गियन जुई से कहता है कि ग्रैंडमा इतने प्यार से दे रही है तो ले लो। फिर लिन को तो गुस्सा आती है कि उसका सारा प्लान खराब हो गया और ये लोग एक भी हो गए। तो वो यहाँ पर शाओ को मारने के लिए जाती है पर जल्दी से शाओ को बचाने के लिए सॉन्गियन सामने आ जाता है और तब यहाँ पर लिन के हाथ को रोक कर जीएन इन लोग को बचा लेता है और फिर लिन को यहाँ पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और जीएन तो सॉन्गियन और जुई दोनों को ही उनके लाइफ के लिए गुड लक कह रहा होता है और फिर फाइनली सॉन्गियन और जुई की शादी हो रही होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।